प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी ब्रोगली सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है हम बोर के सिद्धांत और डी ब्रोगली सिद्धांत के बीच में समानता देखेंगे कि दोनों सिद्धांतों के बीच में क्या समानताएं हैं, और फिर डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर कुछ हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है। डी ब्रोगली सिद्धांत जो है द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताता है। द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर, इसका अर्थ है अगर हम साधारण भाषा में कहें तो डबल रोल। क्या? डबल रोल। जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है ना, कि हीरो एक ही होता है, वो दो जगह अलग अलग रोल करता है। ठीक उसी तरह से हमने इससे पहले जो है रेडिएशंस का, विकिरणों का डबल रोल पढ़ा था, ड्यूअल नेचर पढ़ा था, द्वैत प्रकृति पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि विकिरणें जो है वो तरंग प्रकृति भी शो करती है और कण वाली प्रकृति भी शो करती है। ठीक, तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, उनकी तरंग प्रकृति भी है और कण वाली प्रकृति भी है। तो इसी जैसे विकिरणों में द्वैत प्रकृति होती है, ठीक उसी तरह से डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जो मैटर होता है, द्रव्य जो होता है, द्रव्य की भी डबल प्रकृति है। इनमें तरंग गुण भी होता है और कण वाला गुण भी होता है। अब देखिए कि द्रव्य की ड्यूअल नेचर समझने से पहले, द्रव्य की द्वैत प्रकृति समझने से पहले हम कण और तरंग, इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। बेसिक है ये चीजें, तो जरूरी है समझनी। तो कण क्या होता है? कण स्पेस में अपनी एक वेल डिफाइंड पोजीशन, एक सुपरिभाषित स्थिति जो है वो रखता है। ठीक है, यानी एक निश्चित पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है ये। तो हम ये कहते हैं कि कण जो है वो लोकेलाइज्ड है। ठीक, कण क्या होता है? लोकेलाइज्ड होता है, स्पेस में अपनी एक विशेष स्थिति पे रहता है ये। जबकि तरंग लोकेलाइज्ड नहीं होती। ये जैसे मान लिया कि आपने तालाब में पत्थर फेंका और तरंग जो है इस तरह से स्प्रेड आउट होगी पूरे स्पेस के अंदर, एक निश्चित स्थिति पर नहीं रहती है। ठीक, और कण लोकेलाइज्ड का मतलब जैसे मान लिया आपने पेन यहाँ रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पड़ा है, अपनी विशेष स्थिति है इसकी। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा जो डिफरेंस है, ये आपस में इंटरफियर नहीं करते। कण जो है वो आपस में इंटरफियर नहीं करते। मान लिया कि एक कण ये पड़ा है, दूसरा कण जो है इसी के अंदर नहीं घुसेगा ये। ठीक है, दूसरा कण इससे अलग रहेगा। ठीक, इसकी स्थिति अलग रहेगी। जबकि तरंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरफियर हो जाती है। ठीक, मान लिया दूसरी तरंग ये है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट तरंग जो है कुछ और आपको मिल सकती है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो टोटल वैल्यू होती है इसकी, और तीसरा डिफरेंस भी दूसरे जैसा ही है कि जैसे मान लेते हैं कि एक स्पेस में 3 पार्टिकल ये हैं, 2 पार्टिकल ये हैं, और हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो टोटल 5 पार्टिकल ही बनेंगे, न 5 से कम न ही 5 से ज्यादा बनेंगे। जबकि अगर स्पेस में वेव्स आती है तो वो इंटरफियर करके वो एक वेव बन सकती है, और उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एक तरंग का जो एम्पलीट्यूड है, वो दी गई तरंगों से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक, तो ये तरंग और कण के अंदर मेन डिफरेंस है। तो कण और तरंग के बीच में डिफरेंस समझने के बाद अब हम डी ब्रोगली सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। डी ब्रोगली ये कहता है कि जब भी कोई द्रव्य चलता है, मान लेते हैं कि कोई m मास का कोई कण जब चलता है और उसका वेग v है, ठीक, तो उस कण के साथ, जैसे ये v वेग से चलता है, तो इस कण के साथ जो है एक तरंग एसोसिएट होती है। ठीक,
और उस तरंग की जो तरंग दैर्घ्यता के लिए डी ब्रोगली ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र जो है वो h/mv के बराबर है। ठीक, कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ, किसी भी गतिमान कण के साथ एक तरंग एसोसिएट होती है, और उस तरंग की तरंग दैर्घ्यता क्या होती है, लैम्डा होती है, जो कि h/mv के बराबर है। h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, m इस कण का द्रव्यमान है, v इसका वेग है। ठीक, अब मास गुणा वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण जो है वो संवेग होता है। ठीक, ये याद रखना आपने। तो इसको लैम्डा इज इक्वल टू h/p भी हम कह देते हैं। ठीक, तो ये डी ब्रोगली सिद्धांत है। तो डी ब्रोगली सिद्धांत ये कहता है कि एक द्रव्य में तरंग और कण वाले दोनों गुण होते हैं। यदि m मास का कोई भी कण v वेग से चलता है तो इसके साथ जो कुछ तरंग दैर्घ्य एसोसिएट होती है, कुछ तरंग एसोसिएट होती है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य h/mv के बराबर होती है। ठीक, mv जो यहाँ पर क्या है, संवेग है। अब देखिए डी ब्रोगली कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग प्रकृति को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। किस तरह से होती है, पहले तो इसकी कण प्रकृति देखते हैं। क्या देखते हैं, कण प्रकृति। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करते हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड के ऊपर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ प्रकाश बिंदु, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकाश बिंदु जो है वो उत्पन्न करेगा। ठीक, और इस प्रकाश बिंदु को हम कहते हैं परस्फुरण। क्या कहते हैं, परस्फुरण। ठीक, और ये परस्फुरण जो है एक कण ही पैदा कर सकता है। यहाँ से हम इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो किस जैसी है, एक कण जैसी है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समझते हैं। अब तरंग प्रकृति को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि हमारे पास यहाँ पर एक निकल का क्रिस्टल है, क्या है, निकल का क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉनों की एक बीम स्ट्राइक करते हो, यानी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये बीम जब स्ट्राइक यहाँ पे होती है, स्ट्राइक होने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, और इस रिफ्लेक्टेड बीम को अगर आप आगे फोटोग्राफिक प्लेट पर लेते हो, किस पे लेते हो, कोई फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर लेते हो, तो इसका जो आप विवर्तन प्रतिमान यानी इसका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आप देखोगे ना, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर अगर इसका प्रतिमान देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक, अब देखिए कि अगर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हम एक्स किरणों का प्रतिमान लेते हैं तो भी सेम टू सेम ऐसा ही आएगा जैसा कि इलेक्ट्रॉन के केस में है। ठीक, अब देखिए एक्स किरणें तो कन्फर्म है कि ये तरंग प्रकृति की होती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए कि एक्स किरणों का डायफ्रैक्शन पैटर्न भी ऐसा ही आया और इलेक्ट्रॉनों का डायफ्रैक्शन पैटर्न भी ऐसा ही आया, तो एक्स किरणें कन्फर्म है कि तरंगे हैं। ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी जो है वो तरंग की तरह से बिहेव करते हैं। अब देखिए कि आगे हम ये समझते हैं कि डी ब्रोगली संबंध जो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसका क्या महत्व है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, डेली लाइफ में हम ज्यादातर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, बड़ी वस्तुओं के साथ जो है वो डील करते हैं, और
और बड़ी वस्तुओं का द्रव्यमान जो है काफी ज्यादा होता है। अब देखिए कि इस रिलेशन में द्रव्यमान अगर ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इतनी कम वेवलेंथ होगी कि जिसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये कहें कि डी ब्रोगली संबंध जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का हमारे डेली लाइफ में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ डील करते हैं तो उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक। तो उनकी वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है, जो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी होती है, ठीक। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसका महत्व सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर ही है। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिनके साथ हम डील करते हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट का महत्व सिर्फ उसी पे ही है। लेकिन लागू सभी पे होता है ये कंसेप्ट, चाहे वो बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी हो। लेकिन बड़ी वस्तुओं में इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। एक हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी एक गेंद है, मान लेते हैं, जिसका द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम है। द्रव्यमान कितना है उसका, 100 ग्राम, यानी 0.1 किलोग्राम की कोई भी गेंद है, और उसका वेग आप मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है। डेली लाइफ से मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। तो इसके साथ जो जुड़ी हुई तरंग दैर्घ्यता है वो क्या होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी। जैसे मान लिया गेंद जो है वो चल रही है, तो इसके साथ डी ब्रोगली के अनुसार तो एक वेव एसोसिएट होगी इसके साथ, ठीक। और उस वेव की तरंग दैर्घ्यता क्या होगी वो हमें देखनी है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्यता क्या होगी, फॉर्मूला लगा दीजिए बस, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हमारे पास सूत्र है। तो यहाँ से देखिए कि एच प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 इतना जूल सेकंड होती है, और द्रव्यमान यहाँ पर 0.1 है, और इसकी वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे 0.1 बटे में 10 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया इसका किलोग्राम में, और ये मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो जो वेवलेंथ है वो, अब देखिए सारा ऐसा ही सिस्टम में है तो वेवलेंथ मीटर में आ जाएगी, 6.626 गुणा 10 की पावर -34 मीटर। अब देखिए इस वेवलेंथ का ऑर्डर देखो, 10 की पावर -34, 10 की पावर -34 का मतलब है कि 1 बटे में 1 के आगे 34 जीरो है, यानी इतनी छोटी वेवलेंथ जो है आप ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे, जो हमें दिखाई नहीं देगी। तो उस चीज का क्या महत्व है डेली लाइफ में, सोच के देखिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 गुणा 10 की पावर -25 किलोग्राम होता है, और इसका वेग मान लेते हैं कि 812 मीटर पर सेकंड है, ठीक। एक बार मैंने लेट कर लिया है, काफी ज्यादा वेग ले लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये शो करके दिखा रहा हूँ कि वेग बहुत ज्यादा ले ले तो भी वेवलेंथ हमारे पास ऑब्जर्वेबल होगी इसकी, ठीक। तो इसके लिए अगर आप लैम्डा कंपेयर करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो 6.626 गुणा 10 की पावर -34, एच की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू 9.1 गुणा 10 की पावर -25, और v की वैल्यू 812। अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 8.967 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक। 10 की पावर -9 मीटर जो नैनोमीटर होता है, 8.967 इतनी नैनोमीटर आ गई, ठीक। तो ये एक ऑब्जर्वेबल लेंथ है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका अवलोकन कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली रिलेशन का जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो महत्व है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है, ठीक। सूक्ष्म संसार में है, स्थूल संसार में, स्थूल वस्तुओं में इसका कोई महत्व नहीं है। तो नोट्स में मैंने इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सम है नोट्स में, इसकी वेग की बजाय गतिज ऊर्जा दे रखी है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वेग निकालना पड़ेगा, मैंने वेग सीधा ले लिया, ठीक है। तो वास्तव में
हाफ mv² जो है वो 3 गुणा में 10⁻⁻25 जूल दे रखा है, तो यहाँ से आप v² निकाल सकते हो। 3 गुणा 10⁻⁻25 गुणा में 2 इधर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, v² हटाओगे इधर रूट लग जाएगा। तो ऐसा करके आप यहाँ से v निकाल लेना, ये 812 आ जाएगा इसका। आगे मैंने सम आपको समझा दिया है। ठीक, इसी टाइप से एक सम यहाँ पर और दिया हुआ है कि 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य लंबाई वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास फार्मूला तो वही है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक, और यहाँ पर अब लैम्डा दे दिया आपको और फोटोन दे दिया। फोटोन है तो इसका मतलब इसका वेग, प्रकाश का वेग ही लेना आपने, ठीक है, क्योंकि फोटोन की जो वेग लेते हैं वो प्रकाश के वेग वाले लेते हैं, क्योंकि फोटोन जो प्रकाश का ही एक कण होता है। ठीक, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/लैम्डा। v लैम्डा आपको दे रखा है, v मैंने आपको बता ही दिया, प्रकाश का वेग लेना है, h की वैल्यू कांस्टेंट है, बस कैलकुलेट करो, आंसर निकाल दो। अब आइए ये सीखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv को सिद्ध कैसे करें। ठीक, इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। अब आपको आइंस्टीन के समीकरण की जानकारी है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। आइंस्टीन ये कहता है कि एनर्जी को, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और वो इस रिलेशन के द्वारा बदला जा सकता है कि E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर E क्या है, ऊर्जा है, ठीक, m द्रव्यमान है और c जो है वो प्रकाश का वेग है। c क्या है, प्रकाश का वेग है। अब दूसरा, ये तो किसके अनुसार है, आइंस्टीन का समीकरण है ये, आइंस्टीन, ये क्या है, आइंस्टीन समीकरण इज इक्वल टू mc², इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। और दूसरा है हमारे पास प्लांक्स क्वांटम का सिद्धांत, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है, किसी फोटोन की जो ऊर्जा होती है, वो प्लांक्स कांस्टेंट गुणा में उस फोटोन की आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक, और ये आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा होता है। ठीक, तो किसी भी फोटोन की ऊर्जा जो है h इंटू c/लैम्डा के बराबर होती है। अब इक्वेशन 1 और 2 की देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी आप इक्वल रख सकते हैं। तो इसका मतलब mc² इज इक्वल टू hc/लैम्डा हो गया। ठीक, तो लैम्डा आप इधर ले आइए, लैम्डा इज इक्वल टू hc/mc², एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन। ठीक, अगर हम फोटोन के लिए कर रहे हैं तो c है, अगर मान लीजिए वैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं जिसकी वेलोसिटी v होता है h/mv के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम डी ब्रोगली इक्वेशन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सी दो बातें ली, एक आइंस्टीन समीकरण, दूसरा प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा का सूत्र। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड को इक्वल किया, फिर लैम्डा को लेफ्ट साइड में ले, बाकी सारा राइट साइड में ले, तो डी ब्रोगली रिलेशन आ गई। अब आगे देखते हैं कि बोर के सिद्धांत और डी ब्रोगली सिद्धांत के बीच में क्या समानता है। अब बोहर मॉडल ये कहता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक, जबकि डी ब्रोगली कंसेप्ट ये कहता है कि वृत्ताकार पथ में जो है ये तरंगों के रूप में चक्कर लगाता है। ठीक, और दोनों के बीच में जो है किस तरह से हम एनालॉजी बिठा सकते हैं, यानी किस तरह से इनके बीच का संबंध जो सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि जिस पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
उस पथ की त्रिज्या अगर r है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि, वृत्त की परिधि आपको पता है क्या होती है? 2 पाई r होती है। ठीक, अब बोर के मॉडल क्या कहता है? बोर का मॉडल के अनुसार जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इस कक्ष के अंदर, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका कोणीय संवेग mvr जो है वो किसके बराबर होता है? वो NH/2 के बराबर होता है। h/2 का कुछ ना कुछ होल नंबर मल्टीपल होता है। ठीक, अब देखिए मैं 2 इधर ले जाता हूँ और mv इधर ले आता हूँ, तो 2 लेफ्ट में लेगा तो 2 r को लेफ्ट में रहने दिया, NH/ ये mv राइट में ले आता हूँ तो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब डी ब्रोगली सिद्धांत क्या कहता है? h/λ = h/mv, तो h/mv को हम क्या कह सकते हैं? लैम्डा कह सकता है। तो 2πr = n × लैम्डा। ठीक, तो अब यहाँ पर n का जो मान है वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे पूर्ण संख्याओं में हो सकता है। तो n = 1 का मतलब है पहला सेल। ठीक, पहले सेल में जो यहाँ पर तरंग बनेगी उसकी एक ही वेवलेंथ बनेगी। ठीक, इसी तरह से n बराबर 2 है तो उसमें 2 वेवलेंथ बनेगी, 3 है 3 बनेगी। एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये 5वां सेल है तो 2πr बराबर जो है 5 लैम्डा हो जाएगा, यानी 5 तरंगे यहाँ पर बनेगी। यहाँ से 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग, 4 तरंग और 5 तरंग, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर के एक तरंग बन गई ना। तो इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 तरंग बनेगी। इसी तरह से अगर n = 6 है, यानी छठा सेल है हमारे पास, छठा कक्ष है, तो उसमें इस तरह 6 तरंगे बनेगी। ठीक, तो डी ब्रोगली कंसेप्ट ने जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से सीधे कक्ष के बजाय जो इस तरह तरंगों के रूप में घूमेंगे। ओके, तो इस तरह से हम बोर के मॉडल और डी ब्रोगली कंसेप्ट के बीच का जो रिलेशन है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस लेक्चर में इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और करवाऊंगा जिसका नाम है हेसेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम हेसेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे और इस पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो इसे मिस मत करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।